बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, बिकॉज इसने ऑल ओवर इंडिया एक तरह से कॉन्शियसनेस जनरेट करी ब्रिटिशर्स की इंपेरियलिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट में। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश की इंपेरियलिस्ट पॉलिसी होती है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इसको, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो होता क्या है, 1904 के आसपास, है ना, भारत के अंदर से बहुत सारे लोग, स्पेशली पंजाब में से, है ना, स्पेशली सिख लोग जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका की साइड जाने लग जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका की साइड, ठीक है। आज भी अगर आप देखोगे तो पंजाब के अंदर बड़ा ही एक तरह से क्रेज रहता है कनाडा जाने का, राइट। तो कनाडा, यूएसए, इस जगह पर ये जाने लग गए, ठीक है। कनाडा, इन इनके अंदर जाने का इनका थोड़ा शौक हो गया और ये लोग यहाँ पर जाके अपने बिजनेसेस या फिर अपने काम यहाँ पर करने लगे, बिकॉज ये लोग जो थे ना, दे आर वेरी लिबरल। और अमेरिका का अमेरिका बनने का रीजन पता है क्या है, इतना पावरफुल बनने का? अमेरिका ने सबको खुले हाथों से स्वागत करा कि कोई भी आओ और हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट करो। आज जो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी चला रहे हैं ट्रम्प, वो अमेरिका का वो कॉन्शियसनेस नहीं था, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में अमेरिका का डेवलप होने का ही मतलब ये था कि यहाँ पर सब तरह के लोग आए, सबने यहाँ पर डेवलपमेंट करा, तो सबका वेलकम है, बहुत ही लिबरल डायमेंशन यहाँ पर था, ठीक है। इसी तरह का कुछ कनाडा के अंदर भी यहाँ पर चल रहा था, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होते थे, कुछ लोग होते थे पंजाबी सिख, ये आर्मी में भी बहुत रहते थे, तो इंडियन आर्मी को छोड़कर जब रिटायर्ड हो जाते थे तो ये यहाँ पर कनाडा में और यहाँ पर यूएसए के अंदर चले जाते थे, राइट। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जाने लग गए कनाडा और यूएसए के अंदर। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो होगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट जो है, राइट, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ना जाने लग गए उसके अंदर, और वहां पर जाकर वो रहने लग गए। तो स्पेशली कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पंजाबी लोग, नॉर्थ इंडियन लोग ज्यादा से ज्यादा जाकर रहने लगते हैं, राइट। अब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यार ये लोग है ना, एक तरह से यहाँ पर जाकर है ना लिबरल आइडियाज इनके पास आते हैं, ये घर पे फोन कर करके बताते हैं यहाँ तो देखो इतना अच्छा है, वहां तो कितना खराब है। प्लस ये यहाँ पर आके एक तरह से इंटॉक्सिकेंट हो जाएंगे, इनके अंदर बढ़ जाएगा कि हाँ भाई आजादी होती क्या है ना, सरकार को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी क्या होता है, ये सब चीजें इनके दिमाग के अंदर घुस जाएगी। और दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर अस। ब्रिटिशर्स घबरा गए, कितने सारे लोग वहां पर जा रहे हैं अमेरिका और कनाडा के अंदर, वहां पे बहुत सारी आइडियोलॉजीज चल रही है, जैसे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी चल रही है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आइडियोलॉजीज चल रही है। कुछ ऐसा है कि सरकार अगर काम नहीं करती, अगर सरकार का काम है गवर्नेंस प्रोवाइड करना, सरकार काम नहीं करती तो सरकार को उखाड़ फेंको। यहाँ के लोग बड़े डिमांडिंग रहते हैं सरकार से। पर हमारे यहाँ पर देखेंगे तो सरकार कुछ हमको प्रोवाइड नहीं कर रही, हमारे ऊपर तो रिप्रेसिव पॉलिसी बना रही है। तो यहाँ पर आकर इनको पता चला, अच्छा भाई सरकार का मतलब क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर जब पता चला तो ये अपने आइडियाज जो हैं वो लेकर जाएंगे कहाँ पर, इंडिया के अंदर। कभी भी इंडिया जाते थे तो बताते थे, अरे भाई यहाँ तो है ना ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट तो कैसे थोड़ी ना होती है गवर्नमेंट, हम बताएं कनाडा में कैसे होती है। और ब्रिटिशर्स को ये घबराहट हो रही थी कि यार ये लोग अगर मान लो ऐसे आइडिया लेके वापस भारत के अंदर आ गए और धीरे धीरे भारत के अंदर ये आइडियाज फैल गए और बहुत सारे लोग अगर कनाडा जाने लग गए, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, कहीं सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को पकड़ कर बैठ जाए। तो ब्रिटिशर्स को दिक्कत हुई, और ब्रिटिशर्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, ऑफ इंडिया, राइट, जो लंदन में बैठे थे, उन्होंने कनाडा की गवर्नमेंट को और यूएसए की गवर्नमेंट को फोन लगाया। उन्होंने बोला कि भाई साहब आपके यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग आते हैं, राइट। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है सर, हम कुछ ऐसा रूल बनाएंगे जिससे ऐसा नहीं लगेगा कि इंडियंस के लिए है, पर एक्चुअल में इंडियन का आना कम हो जाएगा, ऐसा कुछ दिमाग हम लगाते हैं। उन्होंने बोला भैया लगाओ दिमाग, कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बनाओ जिससे कि हमारे इंडिया के लोग जो है ना, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो इंडियंस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आके पॉल्यूट हो रहे हैं, तुम्हारी आइडियोलॉजी चल रही है यहाँ पर, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, अनार्किस्ट आइडियोलॉजी, और ये सारी आइडियोलॉजी तुम लेकर बैठो हो यहाँ पर, हर तरह की आइडियोलॉजी है, हमारी मांगे पूरी करो, और ये आके फिर यहाँ पर दंगा मस्ती करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यहाँ पर आपको कुछ इमिग्रेशन लॉज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन करो, और स्पेशली इंडियंस का यहाँ पर आना कम हो जाए, ऐसा कुछ दिमाग लगाकर करो तुम। बोले सर साफ साफ हम ऐसे कहेंगे ना कि इंडियंस का आना कम हो जाए तो दैट विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी यहाँ पे लिबरल आइडियोलॉजी है, फिर बोलेंगे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ऐसा ऐसा। तो हम कुछ ऐसा लॉ इसके अंदर बनाते हैं, फिर ये कुछ कुछ ऐसे लॉज बनाएंगे जो इनडायरेक्टली इंडियंस यहाँ पर नहीं आ पाते। जैसे एक लॉ ये था कि कोई भी अगर मान लो कनाडा पे आ रहा है कोई भी, तो उसको जिस ओरिजिनल पोजीशन पे वो था, कि जैसे मान लो कोलकाता से कोई निकला,
तो सीधे आपको अमेरिका के ये कनाडा के अंदर आकर रुकना पड़ेगा, सीधे कनाडा में आकर रुकना पड़ेगा, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं होगा। और ऐसा कोई डायरेक्ट शिप जो था ऐसा था नहीं कहां पर इंडिया, जो कि डायरेक्ट शिप रूट था नहीं, जो कि इंडिया से सीधे कनाडा में रुके, है ना। जापान में रुकते थे, बहुत सारी जगह रुकते थे, तब जाकर ये वहां तक पहुंचते थे। तो यहाँ पर वैसे ही आना कम हो जाएगा। तो ऐसी पॉलिसीज यहाँ पर बना दी जाएंगी जो कि क्या है, इंडियंस का आना वहां पर कम हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, from 1904 onwards, the west coast of the North America, particularly Canada and the United States, witnessed a steady increase in Punjabi immigrations, most of whom were Sikhs. A significant portion of them were ex-soldiers of the British Indian Army, familiar with the military discipline and the imperial structure. Right? अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को दिक्कत होगी। ब्रिटिशर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट व्यूड दिस माइग्रेशन विद अ डीप सस्पिशन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया pressed for the restrictions on the Indian immigrations, arguing that the close interaction between the Indians and the whites in the Northern America would undermine British prestige in India. ऐसा होगा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, अनार्किस्ट आइडियोलॉजी। तो ब्रिटिश घबरा रहे हैं वहां पर, यहाँ के लोग कनाडा जा रहे हैं, यहाँ के लोग यूएस से जा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर घबराए ना कि यहाँ की आइडियोलॉजीज लेकर ये आएंगे वापस। अच्छा, बहुत सारे लोग जाके वहां पे सेटल हो चुके थे, है ना। इनको लगता था कि यार यहाँ पर तो बहुत अच्छी चीज है, राइट, है ना। तो इनको ऐसा लगता था कनाडा के अंदर रहेंगे तो कितना, पर कनाडा वाले जब ऐसे रेगुलेशंस करने लग गए तो ये लोग बड़े ही परेशान होने लग गए। अब यहाँ पर देखो, अब इसके कारण, इस इन रेगुलेशंस के कारण लोग बाग यहाँ पर एक तरह से यूनाइट होने लगे। मान लो कनाडा में कोई इंडियन यहाँ रह रहा था, कोई यहाँ रह रहा था, कोई यहाँ रह रहा था, कोई यहाँ पे रह रहा था, ये आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे बिकॉज अलग अलग जगह रह रहे। पर जैसे ही ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाले लॉ बनेंगे तो सबको दिक्कत होगी। अब ये था भैया, यहाँ पर मान लो रामलाल रह रहा है। अब रामलाल ने बोला था अपनी घर से जब आया था, है ना, मान लो ये बंगाल में रहता था रामलाल, रामलाल ने बोला था कि मैं जाऊंगा और फिर अपना सेटल वेटल करता हूँ वहां पे, थोड़ा बिजनेस बिजनेस। फिर उसकी वाइफ को बोला था कि मैं तुमको लेकर आ जाऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा मेरे को जाके पहले करने दो, नहीं तो तुम्हारा क्या, तुमको साथ लेके जाऊंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, राइट। ऐसे रामलाल वादा करके यहाँ से निकला था। अब रामलाल ने यहाँ पर सेटल कर लिया बिजनेस और कह रहा था अपनी वाइफ से, अब वाइफ को दिन भर टेंशन होती रहती थी, यार रामलाल कहीं अपनी दूसरी फैमिली तो नहीं बना लेगा कनाडा में, है ना, कहीं मेरे को भूल जाए रामलाल। एक दिन रामलाल ने फोन करा कि मेरा बिजनेस सेट हो गया, मैं बुलाता हूँ तुमको 2-3 दिन में। उसने बोला नहीं नहीं यार, मैं अपनी पति के बारे में कैसे सोच रही थी, कितनी खराब हूँ मैं, वो तो बुला रहा है मेरे को। बोले मैं टिकट विकेट कराता हूँ। इतने में फिर रामलाल का फोन आया कि यार देख, मैं ना नहीं करवा सकता अब तेरा टिकट, क्योंकि है ना वहां पे ऐसे ऐसे लॉ बन गए। अब इसका दिमाग बहुत सस्पिशन में आ गया, इसने कहा रामलाल मेरे से झूठ बोल रहे हैं। अब तो रामलाल बोले कि मेरे को पता है तुम कहाँ गए हो, कनाडा गए हो, यहाँ पर तुमको मजा नहीं आता है, कनाडा में जाकर तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपनी फैमिली बना ली, और कल तो तुम बोल रहे थे 2 दिन में तुम टिकट करा दूंगा, है ना, और आज तुम बोल रहे हो कि भाई ऐसा हो गया। रामलाल बोले मेरी बात तो समझ, ऐसा ऐसा हो गया है ये सब। बोले बहाने बनाना छोड़ो, ऐसा भी कोई होता है क्या, ऐसा। ये रामलाल की कहानी। ये अपना श्यामलाल है। श्यामलाल की माँ बड़ी बीमार थी, उसने सोचा कि यहाँ पे इलाज होगा नहीं, कनाडा बुला लेता हूँ, पर वो अपनी माँ को नहीं बुला पा रहा। ऐसे ये भी बड़े परेशान है, ये अपनी फैमिली को नहीं बुला पा रहा, और ये सारे के सारे परेशान। अब परेशान आदमी क्या करता है, एक की परेशान दूसरे की परेशान, तो एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये सब आपस के अंदर एक तरह से मिल जाएंगे। देख रहे हैं कैसा काम चल रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन जैसे इम्पोज करा गया तो यहाँ पर ये सब आपस के अंदर मिल जाएंगे, और एक तरह से यहाँ पर इनकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये इंडियंस को रोकना चाह रहे हैं, दैट्स वाई ऐसे रूल बना रहे हैं। ठीक है। तो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेक्रेटरी फॉर स्टेट ने बोला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने ऐसा बोला कि भाई देखो कनाडा वालों, कनाडा की गवर्नमेंट से कि आप यहाँ पर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करो, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे और भी इंपोज कर दिए गए, जिससे कि यहाँ पर ये जो लोग होंगे इनके अंदर एक कॉन्शियसनेस जनरेट होने लग गई और ये आपस के अंदर मिलने लग गए। ये कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी बना लेंगे फिर धीरे धीरे, और आपस के अंदर की हमारी मांगे पूरी करो। इनको तो, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए कर रहे हो, है ना। और पढ़े लिखे प्लस ऐसे लिबरल एनवायरनमेंट में रह के इनको हमारी मांगे पूरी करो करना भी आ गया है। तो यहाँ के लोग जो होंगे ये अपोज करने लग जाएंगे और एक एजिटेशन स्टार्ट हो जाएगा अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन।
है ना। और जो भी इन ये लोग फेस कर रहे थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, पर आपस में बातचीत करते नहीं थे। अब सारी प्रॉब्लम्स ये लेकर आ जाएंगे, भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, इन सब के खिलाफ ये खड़े हो जाएंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आप देखेंगे कनाडा गवर्नमेंट ऐसे, बिकॉज ब्रिटिश वॉज इम्पेरियलिस्ट पावर उस टाइम पर, ठीक है, और ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन ने बोल दिया तो मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। ट्रेड रिलेशंस भी था कनाडा का उस वक्त ब्रिटिश के साथ, ठीक है। जैसे अब मान लो ट्रम्प कुछ बोलते हैं, है ना, तो पाकिस्तान मान लेता है। राइट, तो इस तरह से तो कनाडा, एक तरह से गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिशर्स से पंगा नहीं लेना चाहती थी फालतू का, एक तो प्लस उसका ट्रेड रिलेशन भी अच्छा था। प्लस वो जो थे ब्रिटिशर्स जो थे कैनेडियंस को इस तरह से सपोर्ट भी करते थे कि भाई वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से उनके ही लोग वहां पर थे, ब्रिटेन के लोग ही तो वहां पर थे कनाडा के अंदर, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो वहां पे, वहां से शिफ्ट करके कनाडा गए थे, यूएसए गए थे, फिर यूएसए के अंदर रेवोल्यूशन चला था, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, फिर कॉलोनीज के अंदर बनी थी। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें होंगी। तो कनाडा और यूएसए के अंदर है ना, माइग्रेटेड लोग थे ब्रिटेन के ही। राइट अब देखो क्या होता है। तो दिस प्रेशर contributed to the Canadian immigration restrictions in 1908. Secretary for State of India urged restrictions on the immigrations, ठीक है। It resulted in the effective restrictions on Indian immigration into Canada in 1908. Right? Agitation started in Canada and United States कि भाई ये क्या कर रहे हो आप तो अच्छे लोग थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, अब सारी की सारी कि हमारे घर में बिजली नहीं आती, हमारे पानी नहीं आता, सारे लेकर सब लोग आपस के अंदर एक तरह से एजिटेशन करने लग जाएंगे। राइट, अब सब एक एकजुट हो रहे हैं, पहले सब अलग अलग रहते थे, अब एकजुट हो रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से मोबिलाइजेशन होता है। अब वहां पर एक पर्सन थे भगवान सिंह, भगवान सिंह, है ना। अब देखना तो कैसे धीरे 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 गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। भगवान सिंह जो थे ना, वो एक तरह से के सिख के अंदर जो प्रीस्ट होते हैं ना, वो थे वहां पर। राइट, है ना। पहले हांगकांग में काम करते थे, फिर ये क्या कर देंगे, ये एक तरह से अमेरिका कनाडा के अंदर आ गए थे। तो कनाडा के अंदर आए तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्पीच दी यहाँ पर, ठीक है, एक रिवोल्यूशनरी टाइप की स्पीच दी, है ना। वैनकवर के अंदर आए, ठीक है, और वहां पर एक तरह से कहा कि भाई वॉयलेंट हमें एक स्ट्रगल करना चाहिए। ये सब पता है तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, कनाडा वालों के कारण नहीं हो रहा है, ये ब्रिटिशर्स के कारण हो रहा है। ये भाई सब कुछ खोल के रख देगा पोल पट्टी उनकी, ब्रिटिशर्स की, भगवान सिंह। और ये कहेगा भगवान सिंह कि भैया हमें एक मूवमेंट उठाना पड़ेगा, एक वायलेंट मूवमेंट उठाना पड़ेगा, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब ये 2-3 महीने तक ऐसे बोलेगा लगातार, इतने में कैनेडियन गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि भाई ये तो कुछ अलग ही काम कर रहा है ना। और यहाँ पर ये इन इमिग्रेंट्स को वंदे मातरम और ये सब कुछ सिखा देगा। राइट, और रिवोल्यूशनरी पूरा बन के यहाँ पर आ जाएगा, और एक तरह से रिवोल्यूशनरी प्लस वायलेंट रिवोल्यूशन करके हम हटा दें। जैसे ही कनाडा गवर्नमेंट को यहाँ पर पता चलेगा, इसको बाहर निकाल देंगे और कनाडा गवर्नमेंट, तो 3-4 महीने में पर ये काम कर जाएगा, जिससे कि क्या है, लोग बहुत ज्यादा मोबिलाइज हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, भगवान सिंह के बारे में समझो। अभी तक गदर मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी गदर पार्टी बनी नहीं है, पर लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस जनरेट हो गई। ये प्री गदराइट इनको बोला जाता है, भगवान सिंह को। राइट, तो इन दिस चार्ज एंड एटमॉस्फेयर ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड द पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, भगवान सिंह is Sikh priest who had earlier worked in the Hong Kong, emerged as one of the earliest propagators of the revolutionary nationalism among the Indian immigrants. During his visit to Vancouver, he openly advocate the violent overthrow of the British rule। और इसके अंदर जब ये सुना गया कि भाई ये ऐसा कर रहा है काम, वंदे मातरम सिखा रहा है लोगों को, कल्चरल नेशनलिज्म जनरेट कर रहा है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस सिखा रहा है कैसे करना चाहिए, इमोशनल यूनिटी ये क्रिएट कर रहा है, तो इसको भाई बाहर निकालो। और 3 महीने तक इसने करा, और 3 महीने के बाद इसको बाहर निकाल दिया। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कनाडा से बाहर फेंक दिया। अब उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी, पर उसके आइडियाज जो थे ना, बड़े ही रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे। और ये आइडियाज तो नहीं निकाल सकते भाई बाहर, है ना, आदमी को तो निकाल दिया, आइडियाज को नहीं निकाल सकते। और पूरा इंडियन डायस्पोरा जो वहां पर था कनाडा के अंदर, है ना, और इवन यूएसए के अंदर, तो वो लोग उसको क्या करने लगे, एक तरह से फॉलोवर बन गए उसके, ठीक है, कि भाई ये कह के गया था अपना, हमको इस तरह से करना है। और यहाँ पर इसके कारण ही गदर मूवमेंट आगे चलकर चलेगा। तो पहले जो होगा, इन्होंने एक तरह से क्या कर दिया उसके अंदर लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस जनरेट कर दी, ठीक है। तो भगवान सिंह का नाम इसलिए याद रखेंगे आप, क्योंकि उन्होंने गदर मूवमेंट से पहले कॉन्शियसनेस जनरेट करने का काम, उसको प्री गदराइट भी बोलते हैं। अच्छा, गदर पार्टी जब बन जाएगी उसके बाद भी एसोसिएट रहेंगे उससे,
पर इनका जो मेन रोल था वो स्टार्टिंग के अंदर ही था। ठीक है, फिर आते हैं लाला हरदयाल। अब लाला हरदयाल जो है ना, अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी टाइप के बंदे थे, राइट। वो भारत में थे ना, तभी भी थोड़े से ऐसे ही सोचते थे और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में थे। और जो आपने देखा था हार्डिंग के ऊपर जो अटैक हुआ था, है ना, उसके एलिफेंट के ऊपर अटैक हुआ था, बॉम्ब मारा था, तो उससे बड़े ही वो क्या थे, बड़े ही इंस्पायर्ड थे, राइट। तो वो आते हैं यहाँ पर, और वो आकर यहाँ पर एक तरह से पूरा का पूरा माहौल बनाता है, राइट। और यहाँ पर देखते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजों के कंपैरिजन में, ब्रिटिश इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा एक लिबरल एटमॉस्फेयर है, तो क्यों ना हम इस लिबरल एटमॉस्फेयर को यूज करें और अपनी डिमांड्स यहाँ पर उठाएं, कॉन्शियसनेस जनरेट करें। तो ही वॉज अ टीचर, है ना, वो कैलिफोर्निया के अंदर टीचर थे, है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर शायद पढ़ाते थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, राइट। तो वहां पर पढ़ाते, या फिर कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे, नहीं कैम्ब्रिज तो थी नहीं वहां पर, राइट, कनाडा के अंदर स्टैनफोर्ड में ही पढ़ाते होंगे, राइट, वहां पर वो पढ़ाते थे। और वहां पर पढ़ाकर उनको लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पढ़ाकर, वो अपनी जॉब छोड़ेंगे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड, रिवोल्यूशनरी उनके अंदर, आत्मा के अंदर था पहले से। तो वो आगे चलकर फिर एक गदर पार्टी बनाने के बारे में वहां पर वो बात करने लग जाएंगे। तो उनका बेसिक ये था कि यार देखो, ब्रिटिश इंडिया में रहकर हम ये काम नहीं कर सकते, है ना। ब्रिटिश इंडिया में रहेंगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, कि ब्रिटिशर्स हमको दबा देंगे। पर ये अमेरिकन हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें कनाडा है, राइट, कनाडा के अंदर ऐसी एटमॉस्फेयर है कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम इनकी फ्रीडम को यूज करें और यहाँ पर एक कॉन्शियसनेस जनरेट करें, हम पॉलिटिकल मूवमेंट एक चलाएं यहाँ पर, ठीक है, और एक तरह से इंस्पायर करें जो भी डायस्पोरा रह रहा है पूरे अलग अलग देशों के अंदर, भारत के अंदर तो ठीक है ये नहीं कर सकते, पर डायस्पोरा अलग अलग देशों में रह रहा है हमारी तरह, तो उनको हम इंस्पायर करें। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और कहीं ना कहीं वो सब, अगर मान लो जैसे ये भारत है, ब्रिटिश इंडिया है, इसके आसपास के अंदर जो भी इंडियंस रह रहे हैं वो इंस्पायर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं कर पा रहे बिकॉज ब्रिटिशर्स की रिप्रेसिव पॉलिसीज है, पर अगर ये लोग इंस्पायर हो गए और ये कहीं ना कहीं एक तरह से हथियार उठा लिए, वायलेंट प्रोटेस्ट पर आ गए, तो फिर ब्रिटिशर्स के दिन बहुत ही कम हो जाएंगे यहाँ पर। ऐसा माइंडसेट से चल रहा है, राइट, ये माइंडसेट समझना जरूरी है। ठीक है, चलो हम इसके अंदर थोड़ा पढ़ते हैं, इनकी स्पीचेस के बारे में थोड़ा समझते हैं, कैसी स्पीचेस ये देती थे, तब जाकर ये चीजें समझ में आएंगी। तो सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है और प्रीलिम्स में दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। द सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी सून शिफ्टेड टू द यूएस, विच प्रोवाइडेड रिलेटिवली फ्री पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, है ना। तो कनाडा वाले जो थे वो तो ब्रिटिशर्स के पुट्ठ हो गए थे, पर यूएसए के अंदर एक तरह से क्या था, यूएसए के अंदर जो लोग थे ना, वो एक तरह से उनका वार चला था, अमेरिकन वर्सेस यूएस, ब्रिटेन, आपने देखा था, ठीक है, 7 ईयर लॉन्ग वार। और यहाँ पर फिर अमेरिकन ने इनसे आजादी छीनी थी ब्रिटिशर्स से, राइट, कॉलोनीज बनाकर, और फिर वो सारी कॉलोनीज मिलकर फिर वो स्टेट्स बन गए अमेरिका की, 51 स्टेट्स, राइट। तो यूएसए वर्सेस ब्रिटेन था, उसके बाद इनको आजादी मिली थी, तो ये यूएसए वाले हमारी बातों को थोड़ा समझते थे उस टाइम पर। और यहाँ पे लाला हरदयाल ने सोचा कि यार देखो, कनाडा में इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो चलो यूएसए चलते हैं और यूएसए चल के धमा चौकड़ी मचाएंगे। तो द क्रूशियल रोल वॉज प्लेड बाय द लाला हरदयाल, ए पॉलिटिकल एक्साइल फ्रॉम द इंडिया। और हरदयाल अराइव्ड इन द कैलिफोर्निया इन अप्रैल 1911, taught briefly at the Stanford University, and soon immersed himself in the political activities. ठीक है, he was very much inspired or influenced by the revolutionary development in India, particularly 1912 bomb attack on Lord Harding in Delhi, which reinforced his belief that the armed actions rather than constitutional methods were necessary to overthrow the British rule. Under his ideological leadership, the Indian diaspora in the United States began to move decisively towards organized revolutionary nationalism, और जिससे हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो होगा रास्ता बनेगा। ठीक है, अब इनकी स्पीचेस आप देखो किस तरह का, इससे माइंडसेट पता चलेगा। डू नॉट फाइट द अमेरिकन, अमेरिकन से मत लड़ो, बट यूज द फ्रीडम दैट इज अवेलेबल इन यूएसए टू फाइट द ब्रिटिश। ऐसे नहीं कि अमेरिकन से लड़ने लग गए हमारे वहां, नहीं, हमको ये फ्रीडम को यूज करनी चाहिए कि ब्रिटिश से कैसे लड़े। यू विल नेवर बी ट्रीटेड एज इक्वल्स बाय द अमेरिकन अंटिल यू आर फ्री इन योर ओन कंट्री। भाई आपको अमेरिकन इक्वल ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बिकॉज आप अपनी कंट्री के अंदर कॉलोनी हो आप, है ना। एंड द रूट कॉज ऑफ द इंडियन पॉवर्टी डिग्रेडेशन, और यहाँ पर कहीं पर भी अगर हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कहीं पे भी विश्व के किसी भी कोने में, तो दैट इज ड्यू टू द ब्रिटिश रूल। It must be overthrown not by petitions but by the aimed revolt. Carry this message to the masses
to the soldiers in the Indian army go to India in the large number and enlist their support। समझ रहे हैं कितना खतरनाक मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है। और इनके जो लाला हरदयाल के रिवोल्यूशनरी आइडियाज, क्योंकि अब देखो कनाडा में भी रेस्ट्रिक्शंस थी, तो ये अमेरिका में आकर ये इस तरह का काम कर रहे हैं। और ये रिवोल्यूशनरी आइडियाज, ये सोचे यार मैं कितने लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, 10 20 50 100 200, और ये 200 लोग कितनों को इंस्पायर कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 1000 लोगों को। क्यों ना मेरे आइडिया है ना सब जगह पहुंचे, है ना, हर जगह पहुंचे, दूर 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 दराज, है ना, मलाया पेनिनसुला, ठीक है, एज वेल एज इंडोनेशिया। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते थे उस टाइम पर, है ना, यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, म्यांमार के अंदर पहुंचे, हर जगह मेरे आइडियाज पहुंचने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस टाइम व्हाट्सएप ग्रुप तो था नहीं, तो उस टाइम था एक कि एक न्यूज़पेपर छापते, और उस न्यूज़पेपर का नाम रखा गया गदर। अब गदर टाइटल ही आप देखो, गदर का मतलब क्या होता है, गदर का मतलब एक वार टाइप की सिचुएशन जो होती है, वार, गदर। तो एक वीकली न्यूज़पेपर यहाँ पे रखा गया जिसका नाम गदर रखा गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हरदयाल रिवोल्यूशनरी आइडियाज फाउंड इमीडिएट रेजोनेंस अमंग द इंडियन इमिग्रेंट्स, many of whom were already disillusioned with the British rules and radicalized by the experiences of the radical discrimination abroad. To give organizational shape to this, उन्होंने एक वर्किंग कमेटी बनाई। One of its earliest and most significant decision was to launch weekly newspaper titled The Gadar, which was distributed free of cost। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बांटते थे। और अब ये सब जगह गदर न्यूज़पेपर पहुंच रहा है, ठीक है, और गदर न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह की चीजें लिख रखी थी। पेपर ओपनली called for the armed revolt against the British rule and played a critical role in spreading revolutionary propaganda among the Indians across the North America and other part of the world. The organizational headquarters of the movement was established at Yugantar Ashram in the San Francisco, जो आगे चलकर क्या बनेगा, एक तरह से आगे चलकर एक तरह से गदर पार्टी का हेडक्वार्टर बन जाएगा, ठीक है, विच सून बिकम्स द नर्व सेंटर ऑफ द ओवरसीज रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और अब इनको जब इस गदर का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हुआ न्यूज़पेपर का, तो इनको लगा कि यार भाई अब क्या करते हैं, हम एक हमारी पार्टी फॉर्म करते हैं और उसको बोलेंगे द गदर पार्टी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आगे चलकर एक पार्टी फॉर्म करेंगे। द गदर पार्टी वाज फॉर्मली फाउंडेड इन 1913। सोहन सिंह भकना was elected as its founding president, while Lala Hardayal emerged as its principal ideologue and a co-founder, providing intellectual leadership and revolutionary direction to the movement। ठीक है, तो गदर पार्टी बनती है और सोहन लाल भकना जो होते हैं उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन प्रेसिडेंट, तो सोहन लाल भकना, और लाला हरदयाल एक तरह से उसके को फाउंडर होते हैं। तो कोर टॉप लीडरशिप इसकी गदर पार्टी की सोहन लाल भकना, सोहन सिंह भकना, ठीक है, लाला हरदयाल, कांशीराम ट्रेजरर एंड द ऑर्गेनाइजर, और भगवान सिंह ज्ञानी, वही भगवान सिंह, है ना, अर्लियर प्रोपोगेटर एंड प्रीचर ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ऐसा इसको कोई पोस्ट नहीं मिलता, बट इसको क्या करते हैं, इसको एक तरह से इसके अंदर इसके आइडियोलॉजीज को फॉलो करता जाता है। और ये भी एसोसिएटेड था, ये ऐसे मर नहीं गया था, ठीक है, ये भी एसोसिएटेड था उस वक्त किससे, अपनी गदर पार्टी से। तो मतलब गदर पार्टी क्या बनी है, भारत के बाहर एक पार्टी बनी है जो कि रिवोल्यूशनरी आइडियाज प्रोपोगेट कर रही है, स्पेशली इंडियन डायस्पोरा के अंदर, जो इंडियंस भारत के बाहर रह रहे हैं और वो अमेरिका और कनाडा के अंदर जो फ्रीडम है, लिबरल लिबर्टी है, उसको यूज करते हुए कॉन्शियसनेस जनरेट कर रही है, ठीक है। और उसके मेंबर्स जो होंगे की रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजर मोहम्मद बरकतुल्ला, रामचंद्र, करतार सिंह सराबा। करतार सिंह सराबा जो थे ना, बहुत ही यंग थे और बहुत ही तगड़े रिवोल्यूशनरी थे, राइट। विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र नाथ सिन्हाल, इन सब के नाम आगे आने वाले हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलो इस मूवमेंट के बारे में समझते हैं, गदर मूवमेंट का क्या नेचर था, गदर मूवमेंट का ये अपन समझते हैं। तो सबसे पहले ये था एक कि हमको एक प्रोपोगंडा फैलाना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एक तो उसका ये था, ठीक है। और स्पेशली जो भी पंजाबीज यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी भारत से आ रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों के बीच के अंदर, और फिर इसको है ना दूर दराज तक हमको पहुंचाना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इनके न्यूज़पेपर के अंदर जैसे लिखा होता ना गदर, आगे लिखा होता था अंग्रेजों का दुश्मन, ठीक है, इस तरह से अंग्रेजों का दुश्मन, अब एनिमी फॉर द ब्रिटिश रूल, इस तरह से इनकी हेडलाइंस यहाँ पर बनती थी गदर न्यूज़पेपर की, ठीक है। तो ये गदर न्यूज़पेपर जो था ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर है ना बहुत सारी चीजें लिखी गई। एक चिट्ठा लिखा गया, चिट्ठा में 14 पॉइंट थे, जिसके अंदर लिखा गया कि भाई ब्रिटिशर्स हमको किस तरह से हमारी खिलाफ काम कर रहे हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट
डायमेंशन इन विच ब्रिटिशर्स आर अफेक्टिंग नेगेटिवली इंडियंस, इंडियंस को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं, और उस चिट्ठा के अंदर फिर सॉल्यूशन भी दिया गया, राइट। और वो सब चीजें गदर न्यूज़पेपर जो थे ना, वो दूर दूराज तक यहाँ पर एक तरह से बांटा जाता था। तो देखो, गदर मिलिटेंट्स इमीडिएटली बिगेन एन एक्सटेंसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन। दे टूर्ड एक्सटेंसिवली विजिटिंग मिल्स, फार्म्स वेयर मोस्ट ऑफ द पंजाबी इमिग्रेंट लेबर्स वर्कड। ठीक है, ऑन 1 नवंबर 1913, दिस इज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट इशू ऑफ द गदर इन उर्दू वाज पब्लिश्ड, है ना, एंड 9 दिसंबर गुरुमुखी एडिशन वाज पब्लिश्ड। I hope this is clear. The name of the paper left no doubt as to its aim. Gadar means revolt. And if any doubts remain, they were to be dispelled by the captions on the masthead. ठीक है, और कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो उनके जो कैप्शंस होते थे, अंग्रेजी राज का दुश्मन और एन एनिमी टू द ब्रिटिश रूल्स, इस तरह के कैप्शंस ये यूज कराया। ठीक है, अच्छा, ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कोई इसको पढ़ सकता है? मनिंजा, यू कैन रीड उर्दू, आप बताइए क्या लिखा हुआ है इसमें कैप्शन। ये तो गदर लिखा हुआ है, ये तो मेरे को भी समझ में आ रहा है। क्या लिखा है इसमें, कोई बताओगे आप थोड़ा सा हमको पढ़कर? तो अगर समझ में आ रहा है तो जूम करें थोड़ा। चलो, मतलब जो लिखा है वो तो हम बता ही देंगे, पर एक तरह से वो क्या है? चलो छोड़ो, फिर अपन नहीं कर लेते हैं इसको, एक सेकंड में ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, देखो, पढ़ो अगर पढ़ पा रहे हो तो। ये देखो, ये तो दिख रहा होगा आपको, ऐसा कुछ अंग्रेजों के बारे में लिख रखा होगा, है ना। एक्चुअली गुरुमुखी स्क्रिप्ट में था, पर मेरे को मिला ये। अब पढ़ पा रहे हैं तो बताएं, हम ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। चलो खैर, मैं बता देता हूँ, राइट। ओके, चलो। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स को हमको भगाना, और ब्रिटिशर्स कैसे हमारे लिए हार्मफुल है ना, तो उन्होंने एक चिट्ठा निकाला, चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा होता है ना, जैसे कि ब्रिटिशर्स की सारी पोल पट्टी हम निकाल के रखते हैं। और उन्होंने क्या करा, दिस चिट्ठा कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एन्यूमरेटिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल्स इंक्लूडिंग द वेल्थ, ठीक है, लो पर कैपिटा ऑफ इंडियंस, हाई लैंड टैक्स के रीजन कौन है, ब्रिटिशर्स, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लो एक्सपेंडिचर ऑन द हॉल हेल्थ एंड हाई एक्सपेंडिचर ऑन द मिलिट्री, सारा तो मिलिट्री में पैसा उड़ा देते हैं ये लोग, इंडियन आर्ट्स इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिकरेंस ऑफ द फेमाइन्स बार बार हो रहे हैं, किल मिलियंस ऑफ द इंडियंस, द यूज ऑफ द इंडियन टैक्स पेयर मनी इन द अफगानिस्तान बर्मा। तो ये एक तरह से चिट्ठा इसके अंदर बताएंगे, और फिर चिट्ठा के अंदर लास्ट 2 पॉइंट ऐसे बोलेंगे ये, कि देखो हम लोग, ये इंडियन पॉपुलेशन जो है ना वो 7 करोड़ है इन इंडियन स्टेट, एंड 24 करोड़ इन द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर 24 करोड़, तो इतने सारे लोग हैं, वाइल देयर आर ओनली 79,000 सोल्जर ऑफिसर्स एंड 38,000 सोल्जर्स एंड वॉलेंटियर्स हु आर इंग्लिशमैन। तो ये लोग 1 लाख भी नहीं है, और हम करोड़ों में हैं, हम 30 करोड़ के ऊपर हैं। तो हम अगर ढंग से चिल्ला भी देना तो ब्रिटिशर्स भाग जाए। ये सिर्फ यहां पर भारत के अंदर 1 लाख लोग कैसे 30 करोड़ लोगों को रूल कर रहे हैं, ये भी एक अपने आप में देखो बात है। 56 years have lapsed since the revolt of 1857. Now there is urgent need for the second one. इस तरह की बातें यहाँ पर लिख रहे हैं, ये सॉल्यूशन इस तरह का प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये न्यूज़पेपर हर जगह, गदर was circulated widely among the Indians in the northern America. With a few months, it had reached groups settled in the Philippines, Hong Kong, China, Malay states, Singapore, and of course India. Or it evoked an unprecedented response, becoming the subject of lively discussion and the debate. The poems it carried were recited at gathering of the Punjabi immigrants and were soon popular everywhere. ये जो पोयम वोयम गाते थे, राइट, सब जगह पॉपुलर हो जाती। अब ये सब चल रहा है, लाला हरदयाल मस्त वहां पर काम कर रहा है। अब लाला हरदयाल को अरेस्ट करा जाएगा, ठीक है। Lala Hardayal was arrested on 25th March 1914 on the stated ground of his anarchist activities, though everybody suspected that the British government has much to do with it. ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा होगा, तभी ये अमेरिकन ने इसको अरेस्ट कर लिया। रिलीज ऑन द बेल, ही यूज्ड द अपॉर्चुनिटी टू स्लिप आउट द
आउट ऑफ द कंट्री, आप कंट्री से भाग गए वहां से, पर वो अपना काम यहाँ पर कर गए थे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये सब गदर पार्टी के अंदर हो रहा है। अभी गदर पार्टी का मूवमेंट आगे भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक एक इंसिडेंट हम पढ़ लेते हैं जिसका नाम होता है कोमागाटा मारू शिप इंसिडेंट। ठीक है, कोमागाटा मारू शिप इंसिडेंट क्या है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। देखो, ये एक कोमागाटा मारू जो था ना, एक शिप का नाम था, एक शिप जो भारत से निकला था और एक तरह से कनाडा जाने के लिए निकला था भारत से। और इसका रूट जो होता है, आप देखोगे इसका रूट जो होता है वो इस तरह का इसका रूट होता है, राइट। पहले जाएगा कलकत्ता से, कलकत्ता से फिर हांगकांग के अंदर रुकेगा, हांगकांग से फिर शंघाई के अंदर रुक रहा है। फिर यहाँ पे आइलैंड कंट्री है, मोजा वो जापान के अंदर 3-4 जगह इसका स्टॉपेज है। फिर जाकर वैनकूवर, और हमेशा जो जहाज जाता था कलकत्ता से वो इसी तरह से जाता था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और ये कैल अब जब कनाडा ने रेगुलेशंस बनाए तो कनाडा ने कहा कि भाई देखो, कोई भी बिना टच करे हुए, कोई भी शोर को बिना टच करे हुए आपको डायरेक्टली हमारे यहाँ पर आना है। ऐसा कोई रूट ही नहीं था, तो इसलिए लोग नहीं आ पाते थे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब इस कोमागाटा मारू शिप ने क्या करा, यहाँ पर एक बंदा था, इसने कहा कि मैं लेकर जाऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। और ऐसे हम रुकते रुकते आराम से यहाँ पर सारे स्टॉपेज करते करते, तो मैं लेकर जाऊंगा। तो उसने एक शिप हायर करा, ठीक है। उसने शिप हायर करा, और शिप हायर करने का उसका नाम था गुरुदत्त सिंह, ठीक है। गुरुदत्त सिंह ने क्या करा कि एक शिप हायर करा और उसका नाम रखा कोमागाटा मारू, राइट। और उसने कहा कि भाई हम यहाँ से निकलेंगे कोलकाता से और पूरा का पूरा लेकर चलेंगे। जबकि कनाडा की गवर्नमेंट ये मना कर चुकी थी, फिर भी ये ऐसा क्यों कर रहा है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, कनाडा की गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा था कि भैया कोई भी डायरेक्टली आना चाहे तो आ जाए, पर ऐसे रुकता रुकता नहीं आएगा, है ना, कि इधर रुक रहा है, इधर चला मैं उधर चला, ऐसे कर करके नहीं आएगा। डायरेक्टली हमारे पास आना है तो आ जाए, कोई भी कहीं पे भी स्टॉपेज उसका नहीं हो, राइट। अब ये क्यों हुआ था, बिकॉज 1913 नवंबर के अंदर कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ लोग ऐसे आए थे रुकते रखते, ठीक है, तो उनको अलाउ कर दिया था, है ना, 35 इंडियंस को अलाउ कर दिया था। तो इनको ऐसा लगा कि भाई कनाडा ने वो जो रूल्स रेगुलेशन थी ना वो हटा दी। समझ में आ रहा है? गुरुदत्त को ऐसा लगा कि भाई कनाडा ने जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे थे वो हटा दिए। और बहुत ज्यादा डिमांड भी थी कि भाई कोई हमको कनाडा ले जाओ, और डिमांड थी तो पैसा था। तो भाई पैसा भी था इसके, पैसा भी एक रीजन था कि गुरजीत सिंह ने कहा कि मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को, कनाडा उतार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले यार वो तो उतारने उतरने नहीं दे रहे, मेरे पति का तो फोन आया था, रामलाल की बीवी भी बोलेगी। बोले नहीं नहीं वो अब हटा दिए। तो उसकी बीवी बोलेगी रामलाल कैसा आदमी है, हटा दिया और मेरे को बताया भी नहीं। जबकि हटाया नहीं था वो रेगुलेशन। एक्चुअल में क्या करा था, कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कुछ लोग आकर यहाँ पर खड़े हो गए थे शोर पे, तो उन्होंने कहा था कि भाई आ जाओ, इनको आने दो, ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर बन जाए। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कनाडा हैड फॉर सम ईयर्स imposed very strict restrictions on the Indian immigration by means of a law that forbade entry to all except those who made a continuous journey for the India. तो इंडिया से अगर कंटिन्यूस जर्नी कर रहे हो तो वेलकम, अदरवाइज यू आर नॉट वेलकम। बट इन नवंबर 1913 द कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट अलाउड एंट्री ऑफ 35 इंडियंस हु हैड नॉट मेड अ कंटिन्यूस जर्नी, जिन्होंने कंटिन्यूस जर्नी नहीं मेड करी थी, मतलब पर कैसे कैसे, तो उसको गुरुदत्त को लगा कि वो चीज हट गई, राइट। एनकरेज बाय दिस जजमेंट, इस जजमेंट से एनकरेज होके अ कॉन्ट्रैक्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर गुरजीत सिंह लिविंग इन सिंगापुर डिसाइडेड टू चार्टर अ शिप कैरी टू द वैनकूवर इंडियंस हु वर लिविंग इन द वेरियस प्लेसेस इन द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया। तो एक 376 इंडियन पैसेंजर्स का शिप लेकर वो चल लिया भाई कनाडा की तरफ। और वो शिप के अंदर बहुत सारे लोग तो जापान, कुछ लोग जापान से बैठे, कुछ लोग आप देखेंगे शंघाई से बैठे, राइट, कुछ लोग इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से पहुंचे बैठे, राइट। तो ये बोलता था कि भाई मैं एक शिप निकाल रहा हूँ, और उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हांगकांग में आएगा पहले शिप, फिर शिप सिंगापुर में भी रुकेगा एक जगह, ठीक है, फिर यहाँ पे रुकेगा शंघाई, फिर यहाँ पर, और फिर हम घूमते घामते फिर हम कनाडा चल जाएंगे। कनाडा वालों ने अलाउ कर दिया। गदर एक्टिविस्ट विजिटेड द शिप एट योकोहामा इन जापान। अब जापान के अंदर क्या हुआ कि गदर के एक्टिविस्ट जो थे उनका इंडियंस जा रहे हैं वहां पर, चलो भाई उनको थोड़ा सा हम लेक्चर वेक्चर देते हैं। तो वहां पर उन्होंने लेक्चर दे दिया कि भैया जाओगे ऐसे, ये भारत माता की जगह वंदे मातरम और ये सब चीजें इन्होंने इसको इनको सिखा दी। द प्रेस इन पंजाब। और अब देखो, अब लोगों को तो पता तो था कि भाई ये देखो रूल खत्म नहीं हुआ है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी एक मूवमेंट चला कि इस शिप को रोक मत लेना भाई, है ना,
कि अगर रोक लिया तो बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज झेलनी पड़ेगी आपको। ये वैनकवर में जा रहा है, उसको रोकना मत। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और प्लस एक मूवमेंट यहाँ पर इस तरह से चला गया कि ये जो शिप है इसको अगर रोक लिया तो फिर हम एक तरह से गलत हो जाएगा, है ना, ब्रिटिश इंडिया में भी गलत हो जाएगा और ऐसा। और एक नेशनलिज्म की फीलिंग फिर जनरेट होने लगी शिप को देख के। भाई वो निकला अपना गुरजीत सिंह, और गुरजीत सिंह बिठा के लेकर चल रहा है, और देखते हैं अब कनाडा में क्या होता है, रोकते हैं कि नहीं रोकते, ऐसा करके, है ना। तो हाउएवर एज सून एज शिप अराइव्ड द कैनेडियन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू अलाउ इट टू एंटर द पोर्ट। बोले हम तो नहीं आने देंगे। द रीजन वाज कंटिन्यूस जर्नी रेगुलेशन विच रिक्वायर्ड इमिग्रेंट टू कम डायरेक्टली फ्रॉम देयर कंट्री। तुम बोले तुम तो घूमते घामते आए हो, बीच में जापान वाले के अंदर तुम्हारे यहाँ पर लेक्चर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। सिंस देयर वाज नो डायरेक्ट शिप रूट फ्रॉम द इंडिया टू कनाडा, दिस रूल वाज यूज्ड टू स्टॉप द इंडियंस फ्रॉम द एंटरिंग। ठीक है, तो ये रूल के कारण इनको बोल दिया गया कि भैया तुमको नहीं आ सकते। अब आप देखो कि भैया यहाँ पर किनारा है, और किनारे के बाहर वो शिप लेके खड़े हैं कि भैया हमको अलाउ करो। बोले नहीं, शिप को साइड में लगा दो और शिप पे ही रहना। शिप से उतर गए ना, फिर देखना तुम। यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर दी। आई होप दिस इज क्लियर। इनसे इन्होंने बोला भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले कि क्योंकि तुमने हमारी कानून को तोड़ा है, हम अलाउ नहीं करेंगे आपको। ठीक है, और अब ये सारे के सारे रिवोल्यूशनरी आइडिया वाले, अब इनकी हालत खराब हो रही। इस शिप को यहाँ पे रोका रखा, और शिप के अंदर पानी की कमी हो गई, राइट, खाने की कमी हो गई। प्लस शिप के अंदर सोच कर देखो, ये शिप तो था कि भाई उतर जाएंगे लोग, अब यहाँ पर 2-3 महीने तक शिप के अंदर ही रहोगे। मतलब इनको लैंड पे भी नहीं उतरने दिया, और यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स खड़ी कर दी। ठीक है, तो देखो, दिस शिप वाज नॉट अलाउड टू डॉक टू एट द शोर, इंस्टेड इट वाज फोर्स्ड टू रिमेन एंकर्ड इन द हार्बर अवे फ्रॉम द लैंड। द अथॉरिटीज प्लेस्ड द शिप अंडर द स्ट्रिक्ट पुलिस सर्विलेंस टू एंश्योर दैट नो पैसेंजर कुड कम अशोर illegally. Food, water, medical help were also restricted, making condition on the ship extremely difficult. अब वहां पर कोई बीमार हो जाए शिप के अंदर तो दिक्कत हो जाती थी। अब यहाँ पर एक तरह से कॉन्शियसनेस जनरेट होने लग गई कि यार शिप के अंदर इस तरह से हो गया। और कनाडा में जो इंडियंस रह रहे थे वो बोल रहे हमारे भाई बहन वहां पे बैठे हैं शिप के अंदर। तो यहाँ पर एक कमेटी बनती है, दैट इज नोन एज शोर कमेटी। और शोर कमेटी, शोर क्योंकि शिप शोर पे खड़ा है, राइट, इस तरह से आपको याद रखना शोर कमेटी। और ये एक तरह से इन तक हेल्प पहुंचाने के लिए अथॉरिटीज से बात करते हैं कि भैया देखो इनको, इन तक हमको हेल्प पहुंचानी है किसी तरह से, राइट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर फंड्स वंड्स रेज करे जाते हैं, और प्रोटेस्ट मीटिंग्स यहाँ पर करी जाती है, राइट। यहाँ पे देखो, पैसेंजर्स वर confined to the ships nearly 2 months, living in overcrowded and unhygiene conditions. Canadian officials refused to process their immigration applications properly and repeatedly ordered the ship to leave the Canadian water. कि आप कैनेडियन वाटर को छोड़ो और वापस जाओ। The Komagata Maru ship was effectively cordoned off, meaning it was isolated, guarded and treated like a threat. कि भाई जैसे इसके अंदर पैसेंजर ना हो, इसके अंदर कोई एक तरह से कैदी हो। और उनको ये भी पता था कि ये सारा का सारा ब्रिटिशर्स के इशारे पर हो रहा है। और यहाँ पर ये आ गया कि कनाडा जो है उसके अंदर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को फॉलो करा जा रहा है, एंड डीपली एंगर्ड इंडियन कम्युनिटीज अब्रॉड, becoming a major turning point in the growth of the nationalist and revolutionary sentiment, especially among the supporter of the Ghazal movement. Right? I hope this is clear. To fight for the rights, a shore committee was set up. अब इसको याद रखना, right? Under the leadership of Hussein Rahim, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह, फंड्स वर रेज्ड एंड प्रोटेस्ट मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड। तो इनका काम ये था, इसका शोर कमेटी का, रेज फंड टू प्रोवाइड फूड, वाटर एंड लीगल सपोर्ट टू द पैसेंजर, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट मीटिंग्स एंड द पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशंस, अरेंज लीगल रिप्रेजेंटेशन टू चैलेंज द कैनेडियन अथॉरिटी, और एक्टेड एज ए लिंक बिटवीन द पैसेंजर ऑफ द शिप एंड द सिंपैथाइजर ऑन द लैंड। ठीक है, तो रेबेलियन अगेंस्ट द इंडियंस वर थ्रेटन्ड। द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अंडर लीडरशिप ऑफ भगवान सिंह, बख्तुल्ला, Ramchandra, Sohan Singh Bakna, a powerful campaign was organized and the peoples were advised to prepare for the rebellion. Soon, Komagata Maru was forced out of the Canadian water. Canadian water से इस Komagata Maru को फोर्स करा कि तुम चले जाओ यहाँ से। अब ये बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान, बोले कि हमने लैंड नहीं देखी, 2-3 महीने हमारे को गए, और फिर इसके अंदर उन्होंने डिसाइड करा कि भाई फिर जाते हैं, अब क्या करें। अभी जा रहे हैं तो जाते वक्त ये जैसे ही योकोहामा के आसपास पहुंचेंगे, है ना, जापान में, वर्ल्ड वार फर्स्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड वार फर्स्ट होते ही भारत के अंदर कानून बन जाएंगे बहुत सारे।
और एक कानून ये बनेगा कि कोई भी शिप जो है वो वापस अगर भारत आ रहा है तो कहीं पे भी नहीं रुकेगा, तो यहाँ पर कहीं पे भी ये रुकेंगे नहीं। अब इसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर तो ये थे जो जापान में रहते थे, अब इनको भी फोर्सफुली कलकत्ता जाना पड़ेगा। कई लोग जो थे वो हांगकांग में रहते थे, वहां से चढ़े थे, शंघाई में रहते थे। पर यहाँ पर एक आदेश आ गया ब्रिटिशर्स का कि कोई भी यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि जापान में रुकेंगे तो जापान से हो सकता है कि जापान वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, तो वहां से मिलिट्री एक्टिविटीज हो जाए, कुछ ऐसा ऐसा कुछ इनको लग रहा था। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, इनकी तो दोनों साइड से ही अगर अपन देखेंगे तो हालत खराब हो गई, राइट, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। तो यहाँ पर देखो, before it reached Yokohama, World War First broke out, and the British government passed order that no passenger will be allowed to disembark anywhere on the way, not even at the places from they have joined the ship. कोई योकोहामा से चढ़ा है तो वो योकोहामा पे उतर नहीं सकता है, बट ओनली एट कलकत्ता, सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता पे तुम उतर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अरे पता तो लग ही जाता है ना, ऐसा थोड़ा ना पता नहीं लगता है ना, कि शिप कहाँ रुकी थी क्या नहीं रुकी थी, ये सब तो पता लग ही जाता है। यहाँ पे भी ब्रिटिश अथॉरिटी होंगी, यहाँ की गवर्नमेंट से पूछ लेते हैं। अब कनाडा में कैसे उतरी क्या नहीं उतरी वो भी तो पता लग ही रहा है ना ब्रिटिश को। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बीच में तो होता ही। अभी चाइना में कोई अपना शिप उतरे तो हमें नहीं पता चल जाए, पूछ लेंगे उसकी गवर्नमेंट से। उस शिप को ट्रैक कर रहे हैं कि भाई देख लो, सब गवर्नमेंट को बोल दिया कि ऐसे शिप आ रहा है, उसके अंदर उस तरह से मत करो। अब ये क्या करते हैं, कलकत्ता के ऊपर उतरते हैं। अब ये लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये लोग कैसे हैं, लोग हैं ना, हमको वहां पे उतरने दिया। और फिर अब योकोहामा वाला जो है उसका दिमाग तो बहुत बुरा खराब हो रहा है, यार मेरे को जापान उतरना था भाई, मैं कलकत्ता में करूंगा क्या, पहनने के कपड़े तक नहीं है मेरे पास। और यहां पर सारा का सारा जो कलकत्ता में उतरना था, तो यहां पर सारी पुलिस फोर्स खड़ी, और पुलिस फोर्स इनके साथ गंदा गंदा व्यवहार कर रहे। अब इन्होंने कहा कि भैया अब सब्र के इंतहा खत्म हो गई, और लेट्स फाइट। और यहाँ पर ये ब्रिटिशर से भिड़ गए बुरी तरह से, और ब्रिटिशर्स ने गोलियां चला दी, और गोलियां चला के बहुत सारे पैसेंजर मर गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसमें से बहुत सारे लोग जो होंगे वो अरेस्ट हो जाएंगे। तो मतलब वहां से निकले, वहां पे 2 महीने तक रहे, फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पे भी अरेस्ट हो गए। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण एक गदर मूवमेंट जो था ना उसको एक तरह से आग मिल गई, एक तरह से गदर मूवमेंट वाज ऑन द फायर। समझ में आ गया? तो कोमागाटू शिप इंसिडेंट ये था, राइट। और इसका इम्पैक्ट क्या करा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या करी, एक तरह से गदर मूवमेंट को एक रिफ्यूल कर दिया इसने। ऑन लैंडिंग ऑन द बजबज नियर द कलकत्ता, the harassed and the irritated passenger, provoked by the hostile attitude of the authority, resisted the place, and this led to the clash in which 18 passengers were killed and 202 arrested. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर यहाँ पे ऐलान जंग और प्रोक्लेमेशन ऑफ वार ऑफ गदर पार्टी वाज इशूड एंड सर्कुलेटेड वाइडली, कि अब तो भाई ऐलान जंग हो गया। मोहम्मद बरकतुल्लाह, रामचंद्र, भगवान सिंह organized and addressed a series of the public meeting to exhort Indians to go back to the India and organize armed revolt. बोले अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं, हम एक आर्म रिवोल्ट करेंगे, वापस इंडिया जाते हैं और आर्म रिवोल्ट करते हैं। सबसे बोला कि सब चाहो। प्रोमिनेंट लीडर्स को भेजा गया, कहां पर, जापान में, फिलीपींस में, चाइना, हांगकांग, मलाया स्टेट, सिंगापुर, बर्मा। और यहाँ पर कहा गया कि आप रेबेलियंस को ज्वाइन करो, और वहां पे एक तरह से मूवमेंट उठाओ। मतलब अब ये था कि अब इंडिया जाएंगे और इंडिया जाके हम एक वायलेंट मूवमेंट करेंगे और ब्रिटिश अथॉरिटी को उखाड़ के फेंक देंगे, बहुत हो गया, अब हम जाएंगे इंडिया। ठीक है, और ये सारे लोग पहुंच गए अपने अपने घर, और स्पेशली पंजाब। अब यहां पर जाकर सब लोग यहां पर आ गए, गदर पार्टी वाले, है ना, कि अब तो देखो ब्रिटिशर्स की खैर नहीं। अब पंजाब के अंदर आए तो पंजाब के अंदर यहाँ पे जो लोकल रोल थे, लोग थे, वो तो बिल्कुल ठंडे पड़े। इन्होंने बोला अरे ब्रिटिशर्स ने हमको ऐसा करा, ये करा, ये करा। तो बोले अरे भाई, तो हम क्या करें, करा तो। और ये ऐसा लग रहा है कि लॉयल हैं ब्रिटिशर्स के। किसी ने तो एक दो बार न्यूज ब्रिटिशर्स तक पहुंचा दी कि सर आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, मेरे को तो कुछ सही नहीं लगा वो बंदा। उसके 3-4 बंदे और थे, और पता नहीं वंदे मातरम चिल्ला रहे थे और मार गिराएंगे ऐसे करते। ब्रिटिशर्स के कान खड़े हो गए, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ पर लगा दी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एकदम से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स को लगा भाई कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा, इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने एक तरह से
वो खालसा के जो चीफ थे ना, ठीक है, जो दीवान पे बैठते थे उस वक्त, उनसे जाकर बात कर ली। और वो था बिल्कुल ब्रिटिशर्स का पट्टू, लॉयल टू था ब्रिटिशर्स का। उसने सारी की सारी बात ऐसे बता दी, भाई इनके ये प्लान चल रहे हैं। ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया ये गड़बड़ करेंगे, तो यहाँ पे पंजाबीज वाज ऑन नो मूड टू फाइट। यहाँ पर आकर उन्होंने देखा लड़ेंगे लड़ेंगे, बिल्कुल एक्साइटेड होकर यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ के लोग जो हैं अपने लोग ही तैयार नहीं है यहाँ पर। तो इन्होंने सिपाहियों से बात करी, सिपाहियों वाली बात भी लीक हो गई, और सब कुछ इनका लीक हो रहा था, ठीक है, ये बात कर रहे थे और लीक हो रहे थे, तो ब्रिटिशर्स को इनके प्लान पहले से पता चल जाएंगे क्या प्लान है इनके। और ये गदर पार्टी वाले जो लोग यहाँ पर आए थे उनको लगेगा यार भाई हमारे ये लोग जो हैं यही साथ नहीं दे रहे हैं, पर देवर वेरी वेरी एक्साइटेड कि अब तो हरा ही देना है ब्रिटिशर्स को। और ऑब्वियसली इतने से लोग ब्रिटिशर्स को कैसे हराएंगे, जब मां से आपके साथ नहीं है ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकते तुम। और सारी बातें तो तुम्हारी पता चल रही। अब ये सोच रहे हैं यार हम तो, इनको ऐसा लगता था कि भारत जाएंगे तो भारत में सब बोलेंगे अरे भैया आ गए, चलो भैया लड़ते हैं, ठीक है, बोले प्रा आ गया तू, चलो भाई अब लड़ते हैं, ऐलाने जंग, है ना, इस तरह से। पर भारत के अंदर तो पूरा ठंडा माहौल पड़ा है। अब इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैं तुमको इसलिए पढ़ा रहा हूँ इतना डीप के अंदर, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे गदर पार्टी ने सोचा यार सारे एफर्ट, तो उनको पता है क्या दिखा, इनको दिखा बंगाल। इन्होंने कहा कि बंगाल की रिवोल्यूशनरी है ना वो ज्यादा इंडियन है, मतलब नेशनलिस्ट है इन लोगों से। तो इन्होंने बात करी यहाँ पर रास बिहारी बोस से। रास बिहारी बोस बोले अच्छा पहुंच गए, बोले हाँ। बोले ठीक है, अभी 3-4 साल पहले इन्होंने रास बिहारी बोस ने करा था 1911 में अटैक, उससे तो इंस्पायर थे लाला हरदयाल और ये सब। तो उन्होंने बोला ठीक है हम पहुंचते हैं, अपन एक काम करते हैं कि अपन रिवोल्ट करेंगे। कब करेंगे, 19 फेब को। और 19 फेब को हमारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे बंगाली रिवोल्यूशनरी, और तुम लोग हुई यार छोड़ो पंजाबियों को, लोकल पंजाबी उसको छोड़ो, ये सब वैसे लॉयल है, अपन सब मिलकर रिवोल्ट करते हैं भाई, क्या बोलते हो। बोले अच्छा ठीक है। तो यहां से अब ये नाम याद रखना, रास बिहारी बोस, ठीक है, प्लस सचिंद्र नाथ सयाल, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है सचिंद्र नाथ सयाल, और विष्णु गणेश पिंगले, विष्णु गणेश पिंगले, ये 3-4 लोग लेकर, अपने पूरी की पूरी फोर्सेस लेकर, जो इनके रिवोल्यूशनरीज थे सब लेकर वो वहां पर पहुंच जाएंगे। और 19 फेब ये डेट यहाँ पर डिसाइड करी जाएगी, और 19 फेब की डेट ब्रिटिशर्स को पहले से पता था। ब्रिटिशर्स को सब पता था ये 19 फेब को आएंगे, कहाँ अटैक करेंगे, क्या करेंगे, सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास था। 19 फेब आने से पहले ही इन सब लोगों को पकड़ लिया ब्रिटिशर्स ने, समझ मारा। तो ये जो सयाल थे, सचिंद्र नाथ सयाल, राइट, विष्णु गणेश पिंगले, इनको पकड़ लिया, रास बिहारी बोस फिर बच गए, ठीक है। तो इन 1911 के अंदर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के अंदर ही रास बिहारी बोस का नाम था, वहां पे भी बच गए थे और यहाँ पे भी बच गए। तो बट पंजाब इन 1914 वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द गदराइट हैड बीन टू लेड टू एक्सपेक्ट। वो आए वहां पर और वहां पर देखा भाई ये सारा माहौल ठंडा पड़ रहा है। दे फाउंड दैट पंजाबीज वर इन नो मूड टू जॉइन द रोमांटिक एडवेंचर ऑफ द गदर। The militants from the abroad tried their best. They toured villages, addressed gathering and melas, festival, all to no avail. Right? कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। चीफ खालसा दीवान प्रोक्लेमिंग इट्स लॉयल्टी टू द सोवरेन डिक्लेयर्ड देम टू बी फॉलन। उनको उनको बोला कि तुम लोग एक तरह से करप्ट हो गए हो, क्रिमिनल्स हो, एंड हेल्प द ब्रिटिशर्स टू ट्रैक देम डाउन। फ्रस्ट्रेटेड, अब उनको लगा यार हम तो आए थे लड़ने के लिए, अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। विद द एटीट्यूड ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन द गदराइट्स टर्न टुवर्ड्स देयर टू द आर्मी एंड मेड a number of naive attempts in November 1914 to get the army units to the mutiny. कुछ नहीं होगा, but the lack of an organized leadership and the central command frustrated all the Ghadarite efforts. बंगाली रिवोल्यूशनरीज जो होंगे वर कॉन्टेक्टेड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ द सचिंद्र नाथ सयाल। अब ये नाम याद रखना, 2-3 दिन में मैं पूछूंगा फिर ओरल टेस्ट में आपके। विनोश गणेश, विष्णु गणेश पिंगले, रास बिहारी बोस, दे फाइनली अराइव्ड इन द पंजाब इन द मिड January 1915 to assume leadership to the revolt. They planned for the mutiny on the 19th Feb. 19th Feb को उन्होंने प्लान, बट उनका प्लान फेल हो जाता है बिकॉज द कॉन्स्पिरेसी वाज लीक टू द ब्रिटिश अथॉरिटी वेल बिफोर इट कुड बी एग्जीक्यूटेड. British intelligence had successfully infiltrated revolutionary networks in the Punjab
इनेबलिंग द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट द डेट, लोकेशन एंड द लीडर्स इन्वॉल्व, सब कुछ उनको पहले से पता था। Acting swiftly, the colonial state arrested key organizer, kept Indian soldiers under the close surveillance, कहीं ये लोग नहीं आ जाए उनके बहकावे, and disrupted communication among the revolutionary groups. The movement also suffered from the poor coordination and overestimation of the support with the army. किसी ने इनको सपोर्ट नहीं करा. Additionally, the absence of the mass civilian participation. अगर हो सकता था masses वहां पर रेडी होते, है ना, इस चीज के लिए, या फिर कुछ सिपाही विपाही निकल लेते उधर से, राइट, है ना, सिपाही, और ये गदराइट्स, क्योंकि इनके अंदर जोश बड़ा था, और कुछ लोग और इंडियंस, मतलब इनको अगर 1,000 के आसपास लोग मिल जाते तो हो सकता था ये रिवोल्ट कर देते, और बहुत हो सकता था ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाता। पर अपने ही लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं, कैसे करें? समझ में आ रहा है? सिर्फ जोश से काम थोड़ा ना चलता है। हाँ, ये है कि बड़ा ही एक तरह से आप कहेंगे कि इस मूवमेंट को आप कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक सा मूवमेंट था, बिना किसी सोचे चले गए वहां पर, और वहां पर इस तरह से, है ना, एक पूरा प्लान्ड मैनर के अंदर नहीं था। तो विष्णु गणेश पिंगले was arrested while attempting to mobilize troops and was later executed. सचिन सियाल was arrested and sentenced to the life imprisonment. और रास बिहारी बोस ये बच जाएंगे एस्केप अरेस्ट, और ये जापान चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो गदर मूवमेंट वाज क्रश्ड ब्रूटली, कॉन्स्पिरेसी ट्रायल्स यहां पर होंगे, वर हेल्ड इन द पंजाब एंड मंडले, राइट, 45 रेवोल्यूशनरीज वर सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वो 200 टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट. गदर मूवमेंट एंडेड लाइक एनीथिंग, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम यहाँ पर समझने की कोशिश में कर रहे हैं, राइट। अब देखो कैसे यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ये देख लेते हैं, ये गदर मूवमेंट के बारे में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कितना हार्ड हो जाता है आपके लिए, है ना, यूपीएससी अभी भी हार्ड हो जाएगा अगर याद नहीं रखोगे तो इसलिए इनके नाम के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, इनके ऊपर मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं इसके बाद 2 बार। चलो एक और क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था यूपीएससी के अंदर, ये 22 का क्वेश्चन है, 2022 का। अब दैट बिकम वेरी टिपिकल, फिर आप सोचोगे सर सब पढ़ के गए थे पर ये नहीं पढ़ के गए थे, तो क्यों नहीं पढ़ के गए थे, है ना। हमेशा इस चीज को कोसने से कि ये पढ़ लेते तो काम हो जाता है, ये पढ़ लेते तो नहीं होता, इससे बढ़िया है कि अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और भाई सक्सेस लो, दैट्स ऑल। निकलो इस माया जाल से, नहीं तो फंसे रह जाओगे इसमें। यही टाइम है और यही सबसे अच्छा टाइम है। रिवोल्यूशनरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी तुमको, है ना, रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद हेडक्वार्टर। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब देखो सब सिंगापुर में, वो बर्लिन में, ताशकंद में, कहां पर था, बाहर तो था पर पता नहीं कहां था, ऐसा जब कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया इन्होंने। तो आपको बताया ना, नहीं नहीं सैन फ्रांसिस्को में था, है ना, सिंगापुर में, बर्लिन में। अगर ऐसे यूएसए कनाडा भी याद रह जाएगा, थोड़ा बहुत भी याद, तुमको इतना पढ़ा दिया मैंने एग्जाम में, थोड़ा बहुत भी याद रह जाएगा ना, कर दोगे क्वेश्चन सॉल्व। पर भाई थोड़ा बहुत तो याद रखो, जो पढ़ा है वो तो याद रखो यार, तुम वो भी याद नहीं रख रहे हो। जो पढ़ा है वो याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बताओ। मैं पढ़ाया जा रहा हूँ तो भूले जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है बच्चों को सब अच्छे से पढ़ा दूं, ये भी पॉइंट कवर कर दूं, ये भी कर दूं, और तुम भूलने के लिए रेडी बैठे हो वहां पर। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, दिस विल नॉट वर्क। क्या बोले हम, मतलब मैं तो बोल बोल के थक गया, मेरे को तो ऐसा लगता है क्यों ही बोल रहा हूँ, मैं किससे बोल रहा हूँ। जिसमें नंबरिंग नहीं कर रखी इसको, लेट इट बी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। गदर मूवमेंट एम टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश फॉर द इंडियंस ग्रेजुअल इंडिपेंडेंट। नेगोशिएट करने की तो बात ही नहीं है भैया। करतार सिंह सरबा वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द गदर मूवमेंट, यस, बहुत ही यंग रिवोल्यूशनरी,
पर्सन थे, राइट? तो टू ओनली विल बी द करेक्ट। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें तुमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, वर्ड पढ़ना। समझ में आ रहा है? अब गदर मूवमेंट लाइज इन, सब इस पे टिक कर देंगे। पर यहाँ पे लीगेसी पूछी है, जो आने वाली लीगेसी क्या छोड़ कर गई, क्या इमीडिएट मिलिट्री सक्सेस, ये तो नहीं छोड़ के गई विरासत में। इसमें तो ये और हो गया कि यार इमीडिएट मिलिट्री सक्सेस तो नहीं मिलेगी भाई, प्लान करना पड़ेगा सब कुछ। कम्युनल पॉलिटिक्स का एलिमिनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ गांधीयन मैथड, गांधी जी तो अभी आए नहीं। तो कंट्रीब्यूशन टू द सेकुलर रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, दैट इज द बेस्ट डायमेंशन, राइट? इतने सारे लोग थे यहाँ पर, कोई ऐसा मूवमेंट में हमने ये नहीं देखा कि बोले यार मैं क्यों लड़ूं, मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो सिख हूं। सारे लोग, सब तरह के लोग, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा और, मतलब जिसने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाएगा, आप लोग तो कर लेंगे। वर्ल्ड वार फर्स्ट डाल के आपको लगाया ये आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फेलियर ऑफ गदर पार्टी अपराइजिंग ड्यूरिंग द, अब थोड़ा भी तुमको अगर नहीं पता होगा ना इसके बारे में, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो फिर नहीं कर पाओगे इसको। ब्रिटिश पावर वाज अनचैलेंजेबल, ये भी आप लगा सकते हो, राइट? रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट रिक्वायर्ड मास इंटरनल सपोर्ट, जबकि ये है करेक्ट आंसर। ओवरसीज मूवमेंट वर इररेलेवेंट, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस पॉलिटिक्स वाज सफिशिएंट, ऐसा भी नहीं था। बच्चा गलती कर देता है, वन लाइनर इस तरह के पूछे जाते हैं। चलो आगे करो। इधर उधर मत भागो, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, वो पढ़ लूं ये पढ़ लूं, राइट? चार बुकें पढ़ लूं, जो पढ़े हैं वो तो याद नहीं रहते, जो पढ़ा है वही पढ़ लो बस। किसी ने नहीं पढ़ा ऐसा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप ही लोगों को जिसको इतना सब कुछ पता है, इसके आगे मैं स्पेक्ट्रम भी पढ़ लूं, मैं बिपिन चंद्रा लेकर बैठता हूँ, वो सब मैं पढ़कर ही बैठा हूँ यहाँ पर। मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, मैं ये पढ़ लेती हूँ, देखो एक नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, वाह भाई वाह। क्या करोगे इस इन्फॉर्मेशन का जो याद ही नहीं रहेगी? उतना ही पढ़ो जितना रिवाइज कर सको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर उधर करोगे, मैं कह रहा हूँ जब अगर मेरी गाइडेंस में तो पूरा मेरे को फॉलो करो, नहीं तो मत आओ गाइडेंस के अंदर, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान होगा उसके अंदर। कि चार टेस्ट उधर से लगा लेता हूँ, पांच इधर से लगा लेता हूँ, है ना, ये भी कर लेता हूँ, ये फ्री में टेस्ट हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। सब तुम्हारे है ना क्रोकोडाइल बन के बैठे हैं इंस्टीट्यूट वाले, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज सी द डिफरेंसेस। तुमको किसी तरह से टेस्ट वेस्ट में फंसाकर तुम्हारा नाम यूज कर लेंगे, तुम्हारा काम यूज कर लेंगे, तुम्हें कोई कोर्स वोर्स चिपका देंगे, यही काम के लिए बैठे हैं सब। पर तुमको मानना नहीं है, तुम इधर उधर बस घूमते ही रहो फिर। अभी भी अगर नहीं मानोगे तो फिर कब मानोगे? तो इसका क्या है? बोथ आर करेक्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन द फर्स्ट। इसमें तो दोनों ऑप्शंस, ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो गदर मूवमेंट influenced later revolutionary and international efforts, that is correct. It demonstrated the strategic importance of diaspora politics. तो this second explain the first, ये दोनों ऑप्शंस ऐसे आ गए इसके अंदर, ठीक है? ये करो, कोमागाटा मारो इंसिडेंट के ऊपर। फोकस करो, फोकस करने का समय आ गया। घर में समस्या चल रही होंगी, मेरे भी चल रही है, बहुत सारी चल रही हैं, आपको बताऊंगा तो बहुत, एक लिस्ट बनाकर मैं भी दे सकता हूँ। पर फिर भी हमें करना ही पड़ेगा ना ये काम, इन समस्याओं के बीच में तो करना पड़ेगा। और तुमको लगता है कि सिलेक्शन होने के बाद सब सही हो जाएगा, नहीं, उसमें भी समस्या आएंगी हजार, वहां पे भी करना पड़ेगा काम। तो ऐसे हार मान के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? तो कोमागाटो मारू इंसिडेंट एक्सपोज द रेशियल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियल इमिग्रेशन पॉलिसीज,
colonial authority in Canada used legal instrument to exclude Indian migrants without explicitly mentioning race, right? That is correct. A will be correct answer. ये करो. A will be correct answer. Arrival of ship at the Vancouver, right? Or continuous journey regulations, leadership of Gurdeep Singh, that is correct. First, second and third are correct. फिर यहाँ पे करो ये वाला क्वेश्चन. Komagatu Mara incident strengthened anti-colonial consciousness among the overseas Indians. It reinforced faith in the British justice and the fairness. ठीक है, तो B will be correct answer. Statement first is correct, but statement second is not correct. ठीक है, पहला correct है, second is not correct. चलो ये करो. और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं बच्चों, अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी आप कुछ गलती तो कर ही रहे हो. कोई भी रीजन हो, रिकॉर्डेड देखने से इतना मतलब मुझे नहीं समझ में आता. रिकॉर्डेड देखते हो और फिर बैकलॉग नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. बैकलॉग में रहोगे फिर जीवन भर. Become a symbol of imperial racial injustice, that is correct. So B option is correct. ये करो. B only, right? Only 1 and 2, right? ये नहीं होगा. इनको मगाटा मारो. मोर देन 100 पैसेंजर वर शिप. द गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं है ना. 18 लोगों की डेथ हुई थी. कोमागाटो मारू शिप मोस्ट ऑफ द पैसेंजर वर ट्रेवलिंग टुवर्ड द यूएसए, नो कनाडा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो थर्ड एंड फोर्थ विल बी रॉन्ग, राइट? एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर राइट. बी विल बी द करेक्ट आंसर.